नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री का जो पहला पेपर है जिसका नाम है एरा ऑफ गांधी एंड मास मूवमेंट यानी गांधी युग एवं जन आंदोलन, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। ये हमारा दूसरा मॉडल पेपर है। इसके पहले हम लोगों ने एक और मॉडल पेपर का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आपका यह मॉडल पेपर कुल 3 भाग में विभाजित है। पहला है खंड अ, दूसरा है खंड ब और तीसरा है खंड स। एक एक करके हम लोग यहाँ पर तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है गदर पार्टी। गदर पार्टी पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। इसके जो मुख्य सूत्रधार थे यानी जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी वो लाला हरदयाल थे और इसके जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह भकना थे। यानी सोहन सिंह भकना इसके पहले अध्यक्ष थे। इसका जो उद्देश्य था उस सशस्त्र क्रांति के जरिए भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना था। इसके द्वारा गदर नामक अखबार निकाला जाता था और इसके माध्यम से दुनिया भर के भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगाई गई। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच हुआ ऐतिहासिक समझौता था। यानी जो समझौता गांधी और अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में, उसी को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। यह पुणे की एरवदा जेल में हुआ था। इसके तहत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को वापस ले लिया गया, लेकिन प्रांतीय विधान मंडलों के लिए उनकी जो आरक्षित सीटें थी उसकी संख्या 71 से बढ़ा करके 147 कर दी गई। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट भारत के लिए प्रस्तावित संविधान का एक मसौदा था जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था। यानी मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने जिस संविधान का एक मसौदा जो तैयार किया हुआ था उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की मांग करना था। इसमें वयस्क मताधिकार भी शामिल था। मौलिक अधिकारों की भी मांग इसके माध्यम से की गई थी। सांप्रदायिक आधार पर अलग निर्वाचक मंडल को इसमें समाप्त करने का सुझाव दिया गया था। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है काकोरी कांड। काकोरी कांड पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ था, क्रांतिकारी संगठन HRA द्वारा अंजाम दी गई एक ट्रेन डकैती थी। ट्रेन में डाका डाला गया था इसके माध्यम से। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्लाह खान शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी इसमें शामिल थे और इन क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना लूटा। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता आंदोलन के लिए हथियार खरीदना था। इसके बाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को इसमें फांसी दे दी गई थी। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न है। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है जनरल डायर। जनरल डायर पर आपको 50 शब्द में टिप्पणी लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि जनरल डायर ब्रिटिश सेना का एक अधिकारी था जो 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का मुख्य दोषी था। यानी इसी के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसने अमृतसर के निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर बिना किसी चेतावनी की गोलियां चलाने का आदेश दिया, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोग मारे गए। इस क्रूरता के कारण उसे अमृतसर का कसाई भी कहा गया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला खंड खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्द में आपको यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे दूसरा प्रश्न है गांधी इरविन समझौते के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। जो गांधी इरविन समझौता हुआ था उसमें कौन कौन से प्रावधान थे, उन्हीं प्रावधानों का उल्लेख आपको यहाँ पर करना है।
तो उत्तर में आप लिखेंगे कि गांधी इरविन समझौता, जिसे दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। यह समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में अत्यंत महत्वपूर्ण था। इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। एक एक करके उसके प्रावधानों का अध्ययन हम लोग करेंगे। पहला जो प्रावधान था वो था कि हिंसा रहित राजनीतिक बंदियों को रिहाई, यानी जो राजनीतिक बंदी हिंसा में शामिल नहीं थे उनको छोड़ दिया जाए। ब्रिटिश सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को तुरंत रिहा करने पर सहमत हुई जिन पर हिंसा का कोई आरोप नहीं था। दूसरा जो प्रावधान था वो था नमक बनाने का अधिकार। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को स्वयं के उपभोग के लिए नमक बनाने और एकत्र करने की अनुमति इसके माध्यम से दी गई। तीसरा जो प्रावधान था वो था शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। भारतीयों को शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने शांतिपूर्ण ढंग से धरना देने का अधिकार इसके माध्यम से दिया गया। अगला जो प्रावधान था वो था जब्त संपत्ति की वापसी। सत्याग्रहियों की जो संपत्तियां सरकार ने जब्त की थी और अभी तक बेची नहीं गई थी उन्हें वापस करने का निर्णय इसके माध्यम से लिया गया। जो पांचवा प्रावधान था इसमें वो था आंदोलन का स्थगन, यानी गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को इसके माध्यम से स्थगित करने पर सहमति व्यक्त की कि अब इसको यहाँ पर रोक दिया जाएगा। जो छठा प्रावधान था वो था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी, यानी कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करेगी। कांग्रेस ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय इसके माध्यम से लिया। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि यह समझौता पहली बार भारतीयों को ब्रिटिश सत्ता के बराबर लाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को मान्यता दी और भविष्य के संघर्ष का आधार बना। यही समझौता भविष्य के संघर्ष का जो है आधार भी माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि 1942 की क्रिप्स मिशन योजना की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। जो 1942 की क्रिप्स मिशन योजना थी उसी की आलोचनात्मक विवेचना आपको यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजा गया एक असफल प्रयास था। इसकी आलोचनात्मक विवेचना निम्नलिखित बिंदुओं में की जा सकती है। एक एक करके उसकी आलोचनात्मक विवेचना हम लोग करेंगे। पहला बिंदु है अपूर्ण स्वतंत्रता। मिशन ने भारत को पूर्ण स्वराज के बजाय डोमिनियन स्टेटस देने का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने अतीत की घोषणा कह करके खारिज कर दिया। दूसरा जो बिंदु था इसमें वो है विभाजन के बीज। इसमें प्रावधान था कि कोई भी प्रांत भारतीय संघ से अलग होने के लिए स्वतंत्र है। इसने परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग और देश के विभाजन का मार्ग प्रशस्त किया। तीसरा जो बिंदु है इसकी आलोचना का वो है रक्षा पर नियंत्रण। युद्ध के दौरान भारत की रक्षा का पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में ही रहना था, जिसे भारतीयों ने अपनी संप्रभुता का हनन माना। अगला जो बिंदु है इसकी आलोचना का वो है देशी रियासतों की उपेक्षा। रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन जनता द्वारा न होकर राजाओं द्वारा होना था, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ था। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक, यानी दिवालिया होने वाले बैंक का चेक कहा। क्रिप्स मिशन ने भारतीयों की वास्तविक आकांक्षाओं को पूरा करने के बजाय केवल ब्रिटिश हितों को प्राथमिकता दी। इसके परिणाम स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि माउंटबेटन योजना की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने जो योजना लाई थी उसको माउंटबेटन योजना कहा जाता है। उसी के रूपरेखा के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन और सत्ता हस्तांतरण के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना कहा जाता है। इसकी मुख्य रूपरेखा निम्नलिखित थी। रूपरेखा का जो पहला बिंदु है वो है विभाजन की स्वीकृति, यानी भारत के विभाजन करने का यहाँ पर स्वीकृति प्रदान कर दिया गया था। ये बताया गया था कि भारत को 2 डोमिनियन स्टेटस में विभाजित किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान में। रूपरेखा का जो दूसरा बिंदु है वो है सीमा का निर्धारण। पंजाब और बंगाल के विभाजन के लिए सीमा आयोग का गठन करने का प्रस्ताव इसमें दिया गया। इस सीमा आयोग का जो अध्यक्षता था उस सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। प्रस्ताव का जो अगला बिंदु है वो है रियासतों की स्वतंत्रता। देशी रियासतों को यह छूट दी गई कि वे अपनी इच्छा अनुसार भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना का जो चौथा बिंदु है वो है जनमत संग्रह।
उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह के माध्यम से यह तय किया जाना था कि वे किस देश का हिस्सा बनेंगे, वे भारत में रहेंगे, पाकिस्तान में रहेंगे या स्वतंत्र रहेंगे। पांचवा बिंदु है सत्ता का हस्तांतरण। ब्रिटिश सरकार ने 15 अगस्त 1947 को सत्ता सौंपने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि यद्यपि कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी, लेकिन सांप्रदायिक दंगों की भयावहता को देखते हुए उसने भारी मन से इस योजना को स्वीकार किया। इसी योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं। खंड 100 है, इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि एवं कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है, उसके पृष्ठभूमि के बारे में बताना है, फिर उसके कारणों के बारे में आपको विस्तार से यहाँ पर बताना है। तो असहयोग आंदोलन जो 1920 से लेकर के 1922 तक चला था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला ऐसा जन आंदोलन था जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन की पृष्ठभूमि और कारण अत्यंत गहरे थे। पहले पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों ने अंग्रेजों को इस उम्मीद में साथ दिया अंग्रेजों का कि युद्ध के बाद उन्हें स्वशासन मिलेगा, लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद अंग्रेजों ने वादे पूरे करने के बजाय दमनकारी नीतियां अपनाई। भारतीयों का दमन इनके द्वारा किया गया। इससे जनता में भारी असंतोष फैला और गांधी जी ने अहिंसक सहयोग का मार्ग चुना। अब आंदोलन के कारणों की बात कर लेते हैं। पहला जो कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक प्रभाव। विश्व युद्ध के कारण महंगाई चरम पर थी, भारी टैक्स था, वस्तुओं की कमी ने आम जनता, किसानों और व्यापारियों को बदहाल कर दिया था। इससे अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ और आंदोलन का पृष्ठभूमि आंदोलन का कारण बनता है। दूसरा जो कारण था वो रॉलेट एक्ट 1919 था। ब्रिटिश सरकार ने बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील वाला यह काला कानून पास किया, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इसने भारतीयों के नागरिक अधिकारों को कुचल दिया। तो ये दूसरा कारण था। तीसरा कारण है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर में शांतिपूर्ण सभा कर रहे लोगों पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। इस विभत्स नरसंहार ने पूरे देश को झकझोर दिया और गांधी जी का अंग्रेजों के न्याय से भरोसा उठ गया। तीसरा कारण बना था उसकी शुरुआत की। चौथा जो कारण है वो है खिलाफत आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद खलीफा के पद को अपमानित किया गया। इससे भारतीय मुस्लिम समाज नाराज थे। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और इसे सहयोग का हिस्सा बनाया। अगला जो कारण था वो है हंटर कमेटी की रिपोर्ट। जलियांवाला बाग की जांच के लिए गठित हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जनरल डायर का बचाव किया गया, जिसने जले पर नमक छिड़कने का काम किया। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि अगस्त 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश संस्थाओं, स्कूलों, अदालतों और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करना था। यद्यपि 1922 में चौरी चौरा घटना के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने पहली बार भारतीय राष्ट्रवाद को गांव और आम आदमी तक पहुंचा दिया। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भगत सिंह ने क्या योगदान दिया था उसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में शहीद आजम भगत सिंह का नाम शौर्य, त्याग और बौद्धिक क्रांति का प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपनी शहादत से देश में देशभक्ति की लहर पैदा की, बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई वैचारिक दिशा भी दी। उनके योगदान का मूल्यांकन निम्नलिखित बिंदुओं में किया जा सकता है। एक एक करके उनके योगदान का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। पहला जो बिंदु है वह है क्रांतिकारी आंदोलन का वैचारिक पुनर्गठन। भगत सिंह केवल एक बंदूकधारी क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक प्रखर विचारक थे। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया, यानी जब ये किया जा रहा था तो वो भी इसमें शामिल थे।
इसके माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं बल्कि भारत से शोषण और अन्याय को समाप्त कर एक समाजवादी समाज की स्थापना करना है। योगदान का जो दूसरा बिंदु है वो है युवाओं में राष्ट्रवाद का संचार। 1920 के दशक के उत्तरार्ध में जब असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश में निराशा का माहौल था, तब भगत सिंह के कारनामों ने युवाओं में नया जोश भर दिया। सैंडर्स वध और असेंबली में बम फेंकना जैसी घटनाओं ने सोए हुए राष्ट्र को जगा दिया। उनके इंकलाब जिंदाबाद के नारे ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरो दिया। अब अगला योगदान देख लेते हैं। योगदान का जो अगला बिंदु है वो है बधिरों को सुनाने के लिए धमाका। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने का उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं बल्कि दमनकारी कानूनों पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना था। उन्होंने भागने के बजाय गिरफ्तारी दी ताकि वे अदालत को अपने विचारों के प्रचार का मंच बना सकें। उनकी जेल डायरी और लेख आज भी बौद्धिक प्रेरणा के स्रोत हैं। अब योगदान का अगला बिंदु देख लेते हैं। अगला है बलिदान और उसका प्रभाव। 23 मार्च 1931 को दी गई उनकी शहादत ने उन्हें एक लोक नायक बना दिया। उनकी फांसी ने देश के हर घर में ब्रिटिश शासन के प्रति नफरत और आज़ादी के प्रति तड़प पैदा कर दी। इसने महात्मा गांधी के नेतृत्व में चल रहे अहिंसक आंदोलनों को भी एक नैतिक बल प्रदान किया, क्योंकि अंग्रेजों की क्रूरता पूरी दुनिया के सामने अब उजागर हो गई थी। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि भगत सिंह का मूल्यांकन केवल उनकी बहादुरी तक सीमित नहीं है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अराजकतावाद से निकालकर वैज्ञानिक समाजवाद की ओर मोड़ा। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिक सोच पर बल दिया। उनका मानना था कि क्रांति तलवार से नहीं बल्कि विचारों की शान पर रगड़कर पैदा होती है। वे आज भी भारतीय युवाओं के लिए साहस और समर्पण के सबसे बड़े आदर्श हैं। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।